हेलो एवरीवन। सो ये वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के ऊपर। निमोनी बैक्टीरिया ये एक इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया है जो अपने रेगुलर बेसिस पे जो निमोनिया के केसेस होते हैं वो निमोनिया के कॉज में सबसे बड़ा मतलब निमोनिया का कॉज जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी होता है। ओके, सो सबसे पहले हम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पढ़ने से पहले एक और बार हम ये स्ट्रेप्टोकोकस फैमिली को एक बार देख लेते हैं। ओके, तो स्ट्रेप्टोकोकस फैमिली जो ऑब्वियसली ग्राम पॉजिटिव होते हैं, कैटलेस नेगेटिव होते हैं। ओके, वो होंगे तो चेन के फॉर्म में होंगे, नहीं तो पेयर्स में होंगे। ओके, एंड इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया जो मैंने करवा दिया है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। ओके, तो साथ में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी भी मैं ये वाले वीडियो में करवाने वाला हूँ। तो इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीजन सप्लाई। तो एक तो एरोब्स एंड फैसिलिटेटिव एनारोब्स में क्लासिफाई किया है, एंड दूसरा जो है ऑब्लिगेट एनारोब्स। ओके, तो एरोब्स एंड फैसिलिटेटिव एनारोब्स में ऑन द बेसिस ऑफ इमोलिसिस, मतलब ये जो बैक्टीरियाज होते हैं एरोब्स में, ये वाले पार्ट में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हिमोलिसिस करते हैं। इनमें अल्फा हिमोलिसिस मतलब पार्शियल हिमोलिसिस थोड़ा बहुत करते हैं, बीटा में मतलब कंप्लीट हिमोलिसिस पूरा ब्लड को तोड़ दे, मतलब हीमोग्लोबिन को ब्रेक डाउन करते हैं। एंड अल्फा बीटा एंड गामा हिमोलिसिस में कोई हिमोलिसिस नाम की कोई चीज रहती नहीं है। तो अल्फा हिमोलिसिस में हमें दो टाइप ऑफ बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। सो वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, ये वाले लेक्चर में हम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पढ़ने वाले हैं। बीटा हिमोलिसिस में 20 ग्रुप्स में 20 ग्रुप ऑफ जो बैक्टीरिया जो है हमें देखने को मिलते। जो ग्रुप ए बैक्टीरिया था वो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस जो मैंने करवा दिया है, एंड ग्रुप बी बैक्टीरिया में स्ट्रेप्टोकोकस एगैलेक्टिसी बैक्टीरिया जो है प्रेजेंट होता है, एंड गामा हिमोलाइसिस में एंटेरोकोकस जो है प्रेजेंट है। तो ये आज वाले वीडियो में हम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पढ़ेंगे, एंड देन वी गो विद द स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, एंड देन वी गो विद द स्ट्रेप्टोकोकस एगैलेक्टिसी। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, तो इसके बेसिक जो इंट्रोडक्शन होगा, तो ये इट इज स्टार्ट करते हैं। इट इज अ लीडिंग कॉज ऑफ लोबर निमोनिया। जो निमोनिया होता है लोबर निमोनिया, उनका एक लीडिंग कॉज है। ओटाइटिस मीडिया जो मिडिल ईयर का जो इन्फेक्शन होता है, ओके, इन्फ्लेमेशन होता है, वो भी इन चिल्ड्रन में होता है ज़्यादा। मेनिंजाइटिस इन ऑल एजेस, इन सब कंडीशन को कॉज करने का सबसे बड़ा हाथ किसका है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। देखो मैं क्लिनिकल ही स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि वी आर द डॉक्टर्स, हमें क्लिनिकल ही मतलब इंपॉर्टेंट है। तो इसके मतलब विरुलेंस फैक्टर्स बहुत डीपली जाके पढ़ना, दिस इज नॉट आवर वर्क। ओके, तो हम इसके क्लिनिकल फैक्टर्स ये कैसे कॉज करते हैं, किस तरह इनका मतलब डायग्नोसिस होना चाहिए, ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो सारे चीज़ें हम पहले देख लेंगे। तो ओके, तो बेसिक चीज़ें हम सारे डिटेली पढ़ लेंगे। ओके, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी चेन फॉर्म में राउंड शेप होंगे, एंड ये निमोनिया को कॉज करते हैं। इनका मेन कॉज क्या है? इनको मतलब इनके नाम को मतलब किसी इंसान को मतलब वो नाम ही दे दिया कि मतलब उनका उसका जो काम है उस काम से ही इस इंसान को जानते हैं। तो तो वो सोचो कितना मतलब ज़्यादा वो काम करता होगा उस कंडीशन मतलब वो कॉज करने के लिए। तो इसीलिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी इसीलिए इसका नाम दिया है कि वो निमोनिया को सबसे ज़्यादा कॉज करता है मतलब। ओके, तो इसका शेप कैसा होता है कि डिप्लोकोकस शेप होता है। ओके, लैंसुलेट शेप मतलब इस तरह होता है। ओके, दो दोनों मिलके पेयर के फॉर्म में रहते हैं। मैंने बोला ना कि स्ट्रेप्टोकोकस जो होंगे तो चेन फॉर्म में होंगे, नहीं तो पेयर में होंगे, और एनकैप्सुलेटेड होंगे। ओके, दिस आर द एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, इनके ऊपर कैप्सुलेटेड होगा और दो पेयर के फॉर्म में होंगे। जिसको हम डिप्लोकोकस निमोनी के नाम से भी पहले बोलते थे। ओके, दे आर ऑल्सो द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनिया। तो निमोनिया जो है दो तरीके से हो सकता है। कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनिया जो हमें लोकल पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, कम्युनिटी में देखने को मिलता है, एंड हॉस्पिटल अक्वायर्ड निमोनिया जो हॉस्पिटल्स में पेशेंट के साथ अगर तुम रहते हो तो हॉस्पिटल में जो निमोनिया हमें होता है उस कंडीशन को बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। तो वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग निमोनिया कॉज करने के लिए नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं मतलब कॉजिंग फैक्टर्स जो होते हैं बैक्टीरिया वो नंबर ऑफ होते हैं, बट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी इज सबसे पहले आता है। तो कम्युनिटी अक्वायर्ड में सबसे पहले कौन सा बैक्टीरिया आता है? जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, या इसको हम डिप्लोकोकस निमोनी के नाम से भी जानते हैं। देन वी गो फॉर द मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी इसका देखते तो शेप जो है वो लैंसिलेट अपीयरेंस होता है, एंड इसका अरेंजमेंट जो होंगे पेयर के फॉर्म में होंगे, जो मैंने बता दिया है। इट हैज़ अ थिक पेप्टिडोग्लाइकेन, इसका पेप्टिडोग्लाइकेन जो थिक होता है क्योंकि ये पर्पल कलर ले लेता है इसीलिए ये हुआ ग्राम पॉजिटिव, ये भूलना नहीं। ओके, नॉन मोटाइल होता है, नॉन स्पोरिंग होता है। अगर तुम एग्जाम में ये सारी चीज़ सबसे पहले पहले लिख दोगे ना तो तुम्हारे एग्जामिनर पे इम्पैक्ट गिरेगा, जो तुम्हें मार्क्स ज़्यादा स्कोर करने में हेल्प करेंगे। ओके, तो फैसिलिटेटिव, दे आर द फैसिलिटेटिव एनारोब्स
ओके, बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक कंडीशन में ये सर्वाइव कर सकते। कैप्सुलेटेड, दिस इज द इंपॉर्टेंट, कैप्सुलेटेड, इसका और स्प्लीन के साथ रिलेटेड रिलेशन है क्या, वो आगे देखेंगे। ओके, वो हमें क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत हेल्प करेगा ये कैप्सुलेटेड वर्ड। ओके, तो याद रखो, दो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया था कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, कैप्सूल एनक्लोजिंग ईच पेयर, दो मतलब दो को वो कैप्सूल जो है मतलब बोलते ना पति और पत्नी को साथ में रखता है, वैसा दो बैक्टीरिया को, दो कोकाई को वो साथ में कैप्सुलेटेड करके रखेगा। ओके, तो एपिडेमियोलॉजी देखते हैं। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज ह्यूमन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ कैरियर्स। ओके, एंड मोर देन 90% ऑफ चिल्ड्रन ऑफ 6 months to 8 months, देखो 90% चिल्ड्रन 6 months to 5 years ऑफ एज। ओके, तो ये एज, ये निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो है वो नेजोफेरिंग्स में देखने को मिलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज बाय इनहेलेशन ऑफ द कंटामिनेटेड ड्रॉपलेट्स। ओके, तो बेसिक थिंग है। एंड इसके आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी कल्टीवेटेड ऑन, अगर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को अगर हम ब्लड अगर में कल्टीवेटेड करेंगे, मतलब ब्लड अगर में हम कल्टीवेटेड करेंगे तो ये ब्लड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो किस में इंक्लूडेड था, अल्फा इमोलिसिस। अल्फा इमोलिसिस मतलब जो पार्शियल हिमोलिसिस करता है, मतलब थोड़ा बहुत हिमोलिसिस कर देता है। ओके, तो ये ब्लड अगर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को डाल देंगे तो अल्फा हिमोलिसिस करेगा बिकॉज ऑफ प्रोड्यूस H2O2 विच पार्शियली ऑक्सीडाइजेस रेड हीमोग्लोबिन इनटू द ग्रीन मिथिमोग्लोबिन। ओके, याद रखना है, ग्रीन हिमोलिसिस करेगा, अल्फा हिमोलिसिस मतलब ग्रीन हिमोलिसिस करेगा, जो ब्लड को ग्रीन ब्लड का जो रेड हीमोग्लोबिन होता है उसको ग्रीन मेथेमोग्लोबिन में कन्वर्ट करेगा। ओके, ये डायग्नोसिस में हेल्प करेगा। ओके, ये सिंपल, जैसे जैसे तुम पढ़ते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें ये सारे चीज़ें मतलब बाय हार्ड होते जाएंगे। अदर स्टेप विरिडेंस, मतलब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी भी है। अल्फा हिमोलिसिस में दो बैक्टीरिया है, एक तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, एक तो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे दोनों अल्फा हिमोलिसिस, दोनों डिफरेंशिएट किस बेस में करेंगे, तो अदर स्टेप विरिडेंस आर आल्सो अल्फा हिमोलिसिस, सो हाउ इट शुड बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द स्टेप निमोनी। ओके, ये क्वेश्चन है। तो स्टेप ऑप्टोचिन ऑप्टोचिन टेस्ट जो है किया जाता है। ऑप्टोचिन टेस्ट जो है वो जो अपने ये दो बैक्टीरिया के बीच में किया जाता है। ओके, ये जो स्ट्रेप निमोनी जो होता है ना वो ऑप्टोचिन सेंसिटिव होता है, मतलब ये ऑप्टोचिन के वजह से ये स्ट्रेप निमोनी जो है वो मर जाता है, मतलब इसका डेथ हो जाता है। बट ये स्टेप विरिडिन को कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर रेजिस्टेंट टू ऑप्टोचिन। तो मतलब ऑप्टोचिन जो है वो कल्चर को ऐड कर देते, मतलब ब्लड कल्चर को या कल्चर मीडिया में ऐड करने के बाद जो स्टेप, अगर उसमें स्टेप निमोनी होगा तो वो उसका डेथ हो जाएगा, सेंसिटिव होगा, उस एरिया में पूरा मतलब सॉल्युबल हो जाएगा। ओके, ट्रांसपेरेंट दिखेगा। अगर विरिडेंस होगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑप्टोचिन सेंसिटिव। एंड उसमें जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस में हमने गैलेक्टेस के साथ स्ट्रेप्टोकोकस गैलेक्टेस एंड स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस को किस तरह डिफरेंशिएट किया था, बेसिट्रेसिन टेस्ट। बेसिट्रेसिन सेंसिटिव जो है वो पायोजेन होता है, एंड गैलेक्टेस जो है बेसिट्रेसिन सेंसिटिव होता है, रेसिस्टेंट होता है। इसी तरह स्ट्रेप विरिडेंस जो है वो रेसिस्टेंट टू द ऑप्टोचिन। ओके, ओके, तो एंड थर्ड टेस्ट एंड दूसरे ये पहला पॉइंट ये कि ऑप्टोचिन टेस्ट से हम डिफरेंशिएट करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज अ बाइल सॉल्युबिलिटी टेस्ट। ओके, बाइल सॉल्युबिलिटी, बाइल को हम लेंगे, देखो मैं पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ। स्टेप निमोनी जो है वो तो बाइल सॉल्युबल होते हैं, बाइल के तो सॉल्युबल हो जाते हैं। ओके, स्टेप निमोनी आर सॉल्युबल इन बाइल। ओके, एंड स्टेप विरिडेंस आर द बाइल इनसॉल्युबल। इतना ये हमें डायग्नोसिस में इतना याद रखना है। ओके, तो प्लेट मीडियम लेंगे, दो मीडियम से हम ये टेस्ट करेंगे, एक तो प्लेट मीडियम जो ऐसा प्लेट होता है, एंड ट्यूब मीडियम। ओके, तो ट्यूब मीडियम, प्लेट मीडियम में 2% सोडियम डीऑक्सीकोलेट लेते हैं, ये एक बाइल सॉल्ट का एक पार्ट है, ये एक मतलब बाइल सॉल्ट लिया, इन शॉर्ट बाइल सॉल्ट लिया, एडेड टू द निमोनोकोकल कॉलोनीज। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के जो कॉलोनीज है ब्लड अगर में, उसमें हम ऐड कर देंगे बाइल सॉल्ट को। इंक्यूबेटेड एट 37 डिग्री सेल्सियस, कॉलोनीज गेट डिसअपियर, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो वो बाइल सॉल्युबल है, तो वो सॉल्युबल हो जाएगा बाय लिविंग बिहाइंड अ जोन ऑफ ए ग्रीन हिमोलाइसिस विद इन 30 मिनट्स, तो वो डिसअपियर हो जाएगा बिकॉज the streptococcus pneumoniae is a bile soluble। and ट्यूब में क्या करेंगे, 0.5 ml ऑफ 10% सोडियम, वही बाइल सॉल्ट लेंगे, सोडियम डीऑक्सीकोलेट। ओके, एडेड टू द
BHI ब्रॉथ विद द निमोनोकोकल ग्रोथ, जिसमें निमोनोकोकल ग्रोथ है पहले से ही। ओके, ग्रोथ मीडियम है BHI ग्रोथ एंड इंक्यूबेटेड फॉर 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 आवर्स। ओके, कॉलोनीज बिकम क्लियर, क्योंकि क्लियर क्यों हो जाएंगे, वो बाइल सॉल्युबल होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, उसमें स्ट्रेप्टोकोकस का ग्रोथ था। ओके, आई होप तुम्हें ये यहां तक समझ आ गया होगा। एंड द लास्ट टेस्ट इज द इंसुलिन फर्मेंटेशन। एंड द लास्ट टेस्ट इज इंसुलिन फर्मेंटेशन। इंसुलिन फर्मेंटेशन स्ट्रेप निमोनी जो है, अगर तुम बुक पढ़ने जाओगे ना, अगर तुम बुक पढ़ने जाओगे, इन्फॉर्मेशन भर भर के मिलेगा, एक एक बैक्टीरिया के ऊपर 10-10, 15-15 पेज भी मिल सकता है, इतना ज़्यादा। बट यू हैव टू नो द बेसिक फंडामेंटल थिंग टू डिफरेंशिएट वन बैक्टीरिया विद द अनदर बैक्टीरिया, जो तुम एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सके। एंड अभी तुम निमोनिया के वेरुलेंस फैक्टर पढ़ोगे। ओके, न्यूमोलाइसिन के बारे में पढ़ोगे। न्यूमोलाइसिन जो है न्यूमोसाइट्स को ब्रेक डाउन करता है, जिसकी वजह से निमोनिया सीवियर हो जाता है और वो ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है। ये सारी चीज़ें ना जो तुम्हें क्लिनिकली हेल्प करेंगे, क्लिनिकली जो न्यूमोनिया के पैथोजेनिसिटी को हेल्प समझने में हेल्प करेंगे। ओके, तो देखते हैं इंसुलिन फर्मेंटेशन। तो स्टेप पहला क्या था, ऑप्टोजिन टेस्ट, एंड सेकंड जो है बाइल सॉल्युबिलिटी टेस्ट। ऑप्टोजिन स्टेप निमोनिया जो है सेंसिटिव टू ऑप्टोजिन टेस्ट। ओके, एंड Streptococcus pneumoniae the bile soluble, and the third one is the insulin fermentation. Your strep pneumoniae can ferment insulin to form एसिड। दो इंसुलिन जो है स्टेप निमोनिया जो है वो इंसुलिन को एसिड में कन्वर्ट करेंगे, बट विरिडेंस नॉट। तो ये भी इंपॉर्टेंट, 3 तरीके से हम विरिडेंस को स्ट्रेप्टोनिमस को डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, ये तुम्हें समझ, ये इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैं बार बार रिपीट किया। ओके, एंड लेट्स स्टार्ट विद द विरुलेंस फैक्टर। विरुलेंस फैक्टर के बाद हम जो क्लिनिकल मैनिफेस्टिकेशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट जो है पार्ट 2 में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द विरुलेंस फैक्टर। सबसे पहले कैप्सूल, दे आर द कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। Okay, strep pneumoniae is encapsulated by the polysaccharide layer called capsule. This capsule have pili and fimbriae. Pili and fimbriae का काम है किसी होस्ट सेल को पकड़ के रखना। ओके, पकड़ के रखने का काम करता है, अटैच विद द होस्ट सेल। वंस दिस बैक्टीरिया अटैच टू द म्यूकोसल सरफेस, मतलब ये एक विरुलेंस फैक्टर ही है। ओके, विरुलेंस फैक्टर, वंस द बैक्टीरिया अटैच टू द म्यूकोसल सरफेस लाइक इन नेसोफेरिंक्स और इन मिडिल ईयर, दिस बैक्टीरिया कैन मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस बायोफिल्म्स। बायोफिल्म्स बना के रखेगा। तुम्हें पता है बायोफिल्म्स के नाम से एक याद आया होगा कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, कैथेटर, इन सब के ऊपर बायोफिल्म बना के रखता है। ओके, जिसकी वजह से स्टेफाइलोकोकस ऑरियस देखने को मिलता है, इसीलिए। ओके, इसी तरह ये जो बैक्टीरिया है अपने नेसोफेरिंक्स मिडिल ईयर में अपना बायोफिल्म बना के रखता है। इट इज अ लेयर दैट वाज मेड ऑफ एक्सोपॉलीसेकेराइड्स। ये एक्सोपॉलीसेकेराइड्स के बारे में भी मैंने स्टेप ऑरियस में बताया था। ये स्टेप एक्सोपॉलीसेकेराइड EPS के नाम से भी हम जानते हैं। ये जो बैक्टीरिया जो होते हैं ना, अपने एक्सोपॉलीसेकेराइड अपने चारों ओर बना के रखते हैं, चारों ओर बना के रखेंगे। और वो एक्सोपॉलीसेकेराइड क्या होता है कि मतलब इम्यून सिस्टम में बच के रखता है। मतलब वो निंजा हथौड़ी, जिसने देखा होगा, निंजा हथौड़ी क्या करता है, कभी कभी वो एक ऐसा चादर अपने पास रखता है, पता नहीं कहाँ से निकालता है वो अपना चादर, कहीं मतलब छुपने के लिए दीवार के पास वो चादर पीछे, वो जो दीवार का कलर है, वो दीवार का कलर का चादर वो रखता है। तो तुरंत ही कि उसको छुपना है तो वो चादर उसके पीछे ओढ़ लेता है, तो वो छुप जाता है। तो आजू बाजू जो लोग उसको निंजा हथौड़ी को ढूंढ रहे हैं, वो उसको ढूंढ नहीं पाते। इसी तरह जो अपने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो है वो अपना बायोफिल्म बना के रखते हैं। बायोफिल्म बनाकर रखेंगे तो ये नेसोफेरिंक्स एंड मिडिल ईयर में, तो अपने इम्यून सिस्टम जो है इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो उसको मार नहीं पाएगा। तो वो अपने जैसे जैसे अपना रेसिस्टेंस मिलता है, जब उनको रेसिस्टेंस पता चलता जाएगा, उनका DNA जो है वो रेसिस्टेंट करता जाएगा, तो वो एक्सोपॉलीसेकेराइड्स के, तो वो रेसिस्टेंट जीन्स भी वो सप्लाई करते हैं एक दूसरे को। अगर मतलब एक कोकाई को समझ आ गया कि भाई कैसे बचना है इस इम्यून सिस्टम, बॉडी के इम्यून सिस्टम को, वो जीन को वो दूसरे कोकाई को भी वो सप्लाई कर देगा। तो ये एक्सोपॉलीसेकेराइड एक कम्युनिकेशन की तरह भी यूज करते हैं, जो मैंने स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में समझा दिया था। ओके, द बैक्टीरिया स्टे इनसाइड द बायोफिल्म, स्टे हाइडेड फ्रॉम द इम्यून रेस्पॉन्स एंड एंटीबॉडीज। देखो मैंने अभी समझा निंजा हथौड़ी का एग्जांपल। दे आल्सो एक्सचेंज द रेजिस्टेंस जीन बिटवीन द EPS। देखो ये भी मैंने समझा दिया। ओके, कैप्सूल का इतना बड़ा हाथ है, तो कैप्सूल जब भी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की बात होती है, कैप्सूल की बात तो होनी चाहिए। एंड C कार्बोहाइड्रेट एंटीजन इन पेशेंट सीरा, विटामिन बी। देखो जब विटामिन बीटा ग्लोबुलिन करके एक प्रोटीन है जो लिवर बनाता है, ऑब्वियसली गेट प्रेसिपिटेटेड विद द C एंटीजन। ओके, ये C एंटीजन की वजह से, देखो ध्यान से सुनो, C एंटीजन जो है वो अपना स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बनाता है। ओके, ये C एंटीजन के वजह से ये प्रोटीन जो है प्रेसिपिटेट हो जाता है। हेंस दिस प्रोटीन इज नोन एज अ, इसीलिए हम इस प्रोटीन को C रिएक्टिव प्रोटीन, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया डिटेल में है। C रिएक्टिव प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जब अपनी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है वो रेज हो जाता है, और जैसे ही मतलब एक डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू में हेल्प करता है C रिएक्टिव प्रोटीन। अगर कोई
पर्सन को इन्फ्लेमेशन है सी रिएक्टिव प्रोटीन से, पता सी रिएक्टिव प्रोटीन नॉर्मल लेवल से ऊपर है, तो हमें पता चलेगा कि भाई इसकी बॉडी में कहीं ना कहीं तो इन्फ्लेमेशन चल रहा है, तो हम डायग्नोसिस आसानी से कर सकते हो। ओके, इट इज नॉट अ एंटीबॉडी टू सी, ये सीआरपी जो है कोई एंटीबॉडी नहीं है। ओके, इसका प्रेसिपिटेशन हो रहा है, मतलब डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हेल्प मिल रहा है इससे। इट इज रेज्ड इन मेनी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन एंड गेट डिक्रीज्ड व्हेन इन्फ्लेमेशन डिसअपियर्स। ओके, सी कार्बोहाइड्रेट एंटीजन कैप्सूल हो गया, सी कार्बोहाइड्रेट एंटीजन भी हो गया। ओके, एंड द थर्ड virulence factor is IgA proteases. IgA proteases destroy IgA which normally binds to the invading bacteria so that the neutrophil can destroy them. देखो अपनी बॉडी में कोई बैक्टीरिया आया तो IgA बैक्टीरिया जो है वो उसको इन्वेड करेगा, तो IgA बैक्टीरिया IgA एंटीबॉडी जो है नॉर्मली उसके साथ बाइंड कर जाएगा, जैसे उसके साथ बाइंड करेगा न्यूट्रोफिल्स आके उसको ब्रेक डाउन करेंगे। बट ये इनके पास ऐसा एक छड़ी है, इनके पास ऐसा एक टॉक्सिन है, वेरुलेंस फैक्टर है, जो डायरेक्ट आते ही आईजीए को वो डिस्ट्रॉय करना चालू करेंगे। आईजीए को डिस्ट्रॉय करेंगे तो न्यूट्रोफिल फाइंड नहीं कर सकती कि भाई हम उसको कैसे मारे। ओके, ये एक इसीलिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो एक डेंजरस बैक्टीरिया है। ओके ओके, एक एंड द फोर्थ वन इज न्यूमोलाइसिन। न्यूमोलाइसिन जो भी मैंने बात कर रहा था, इट इज अ मेम्ब्रेन डैमेजिंग टॉक्सिन। मेम्ब्रेन डैमेजिंग, कौन सा मेम्ब्रेन, किसका मेम्ब्रेन, एल्वुलर मेम्ब्रेन, विच एक्टिवेट्स द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इन द होस्ट का जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बनाएगा, दिस रिजल्ट इनटू लोकल इन्फ्लेमेशन। कैसे डैमेज करेगा, तो जो जहां इन्फ्लेमेशन नहीं होना चाहिए वहां इन्फ्लेमेशन सीवियरली हो जाएगा तो निमोनिया हो जाएगा, विच नॉट ओनली डिस्ट्रॉयज द बैक्टीरिया के साथ साथ वो ऑल्सो होस्ट टिश्यू को भी, बोलते ना सुसाइड बॉम्बिंग जैसा काम करता है, खुद तो मारेगा ही, सामने वाले को भी लगा देगा। एंड एल्वुलर कैपिलरीज एंड न्यूमोसाइट्स को भी, न्यूमोसाइट्स कहाँ देखने, न्यूमोसाइट्स का अलग अलग टाइप्स होते हैं जो एल्वुलर के पास प्रेजेंट होते हैं, एल्वुलर कैपिलरीज एंड न्यूमोसाइट्स को डैमेज करते हैं, और डैमेज जैसे एल्वुलर कैपिलरीज डैमेज होंगे वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाएंगे। तो देखते हैं ब्लड स्ट्रीम में एंटर होकर कैसे कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ओके, तो और the fifth virulence factor is the autolysin. It cleaves its own peptidoglycan and leads into autolysis of cells. This activity is enhanced in the presence of bile salts. देखो ऑटोलाइसिन एक ऐसा है, ऑटोलाइसिन देखो मैंने अभी बताया था कि ये बाइल सॉल्ट्स में जो है, बाइल सॉल्ट्स में ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है वो सॉल्युबल होते हैं, बट विरिडेंस इनसॉल्युबल होते हैं। ये सॉल्युबल क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास ऑटोलाइसिन होता है। ऑटोलाइसिन जो है अपने खुद की पेप्टिडोग्लाइकन को वो ब्रेक डाउन कर देता है। ओके, तो ब्रेक डाउन से सेल का ऑटोलाइसिस होने को मिलता है। ये एक्टिविटी कब इनहांस होगा, मतलब कब स्टार्ट कब होगा ये एक्टिविटी, ऑटोलाइसिन जो अपने खुद की पेप्टिडोग्लाइकन को ब्रेक डाउन कर, जब ये बाइल के साथ कांटेक्ट करेंगे, जब इन प्रेजेंस ऑफ बाइल दिस ऑटोलाइसिन गेट रिलीज्ड, मतलब इन दिस ऑटोलाइसिन गेट क्लीव्स इट्स ओन पेप्टिडोग्लाइकन एंड इट्स डिस्ट्रॉयज इटसेल्फ। तो इसके वजह से जो है वो पूरा डिसअपियर हो जाता है, इसीलिए इसकी वजह से स्ट्रेप्ट निमोनिया इज सॉल्युबल इन बाइल सॉल्ट्स। तो बाइल सॉल्ट के प्रेजेंस में ये ऑटोलाइसिन रिलीज करते हैं, और ये ऑटोलाइसिन जो है खुद के पेप्टिडोग्लाइकन है उसका वॉल है जो पेप्टिडोग्लाइकन ब्रेक डाउन होते ही वो उधर ही बाइल सॉल्ट्स में वो डिसअपियर हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। ओके ओके, the strep pneumoniae can colonize the nasal cavities and sinuses where they don't do any harm unless the immune system is impaired. देखो मैंने अभी बताया था, वे जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो कहाँ गया, ये जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपनी बॉडी में आ जाते हैं, नेजोफेरिंग्स में, मिडिल ईयर में वो आके प्रेजेंट रहते हैं, बट तब तक वो कुछ नहीं करेंगे जब तक इम्यून सिस्टम सामने वाले का होस्ट बॉडी का स्ट्रांग है, तब तक वो कुछ एक्शन नहीं लेंगे। जैसे ही उसको कोई इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम है, मतलब कोई सिचुएशन ऐसा चल रहा है कि भाई सामने वाले का इम्यून सिस्टम जो है डाउन हो गया, तो वो अपना काम चालू कर देते हैं। ओके, तो इसीलिए इसलिए जो है ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है वो मौका देखते हैं, ओके, मौके पे चौका मारने का देखते हैं। इफ इम्यून सिस्टम गेट इम्पेयर्ड, अगर इम्यून सिस्टम जो है कम हो गया, जैसे कि इन्फेंट्स में, एल्डरी, ओल्ड एज के लोग, मतलब HIV इन्फेक्टेड पर्सन, डायबिटीज, मैलिग्नेंसी, अल्कोहल अब्यूज, इन सब कंडीशन में जो है इम्यून सिस्टम सामने वाले का होस्ट सेल का जो है कम हो जाता है, उस कंडीशन पे मौके पर चौका मार देते हैं एंड ये जो है इन्फेक्शन करना चालू करते हैं। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से जो रेस्पिरेटरी का जो डिफेंस है वो कम हो जाता है। सिगरेट स्मोकिंग जिसमें जो क्रोनिक सिगरेट स्मोकर जो होता है उनका रेस्पिरेटरी जो डिफेंस मैकेनिज्म इम्यून सिस्टम होता है वो कम होता है, तो मेकिंग देम मोर सस्पेक्टेबल टू
ससेप्टेबल टू स्टेप निमोनिया, तो जो सिगरेट्स पीते हैं उनको निमोनी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनका इम्यून डिफेंस जो है, रेस्पिरेटरी इम्यून डिफेंस जो है उसके लग जाते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी, हाउ टू मेक डिफरेंस बिटवीन द विरिडेंस एंड निमोनी, स्टेप निमोनिया एंड स्टेप विरिडेंस, एंड बहुत सारे वेरुलेंस फैक्टर के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। एंड ये वीडियो में इतना ही, एंड पार्ट 2 में हम क्लिनिकल मैनिफेस्टिकेशंस हम पढ़ेंगे। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट आगे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यही ही इंपॉर्टेंट है। ओके, हमारे लिए देखो, वी आर हियर टू टेक नॉलेज, तो हमें जो काम का नॉलेज है वो हमें अभी लेना ही है। तो ये कैप्सूल्स जो हमें हेल्प करते हैं। देखो तुम्हें ये भी कैप्सूल, ये विरुलेंस फैक्टर्स, मॉर्फोलॉजी, जो नॉर्मल थिंग भी आएगा तो याद होगा ना, तुम्हें ये भी याद होगा। अगर ये भी तुम्हें याद होगा तो तुम वो भी एग्जाम में लिख सकते हो। ओके ओके ओके, थैंक यू।